Bismillahirrahmanirrahim. I initiate with the holy name of Allah, who is the most gracious and beneficent. Welcome to the Pacific Group of Colleges, Multan campus. Assalamu alaikum, dear students. This is our online lecture number 17, and in this lecture we are going to study about the subject Business Law BCom Part 1. Okay, let's start our today's lecture with the revision of our previous topics, and then we will start our today's lecture. In the previous lecture we discussed about the void agreement. थोड़ा सा void agreement को define करते हुए जहाँ जाते हैं कि void agreement क्या है. An agreement not enforceable by the law is said to be void agreement. कि ऐसा agreement जो कि enforceable by law नहीं है, वो एग्रीमेंट आपका void एग्रीमेंट कहलाएगा, इनवैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा. और ऐसा एग्रीमेंट जो कि आपके लीगल राइट्स को क्रिएट नहीं करता या फिर कोई ऑब्लिगेशंस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट नहीं करता, तो ऐसा एग्रीमेंट आपका void एग्रीमेंट कहलाएगा, इनवैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा. इसी के साथ साथ हमने void एग्रीमेंट की कुछ टाइप्स को स्टडी किया था और उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशंस को देखा था कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनसे आपका एग्रीमेंट void एग्रीमेंट कहलाता है. हमने 7 डिफरेंट टाइप्स देखी void एग्रीमेंट की, जिनमें 3 टाइप्स हमने डिस्कस की अपने प्रीवियस लेक्चर में, और बाकी की जो 4 टाइप्स है उनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपने आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा टॉपिक है टाइप्स एंड कंडीशंस ऑफ द void एग्रीमेंट. Okay, types of the void agreement. This is the 4th type of the void agreement, and that is uncertain agreement. Section 29 states agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. कि ऐसा agreement जो कि certain नहीं है या फिर उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सर्टेन हो सके, तो वो एग्रीमेंट आपका void एग्रीमेंट कहलाएगा. इट मींस दैट द टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर, कंप्लीट एंड सर्टेन. इट मींस कि आपका जो भी एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए. The ambiguity may be regarding existence, quality, quantity, price or title of the subject matter of the agreement. Okay, for example, A agrees to sell 100 liters of oil to B. It is not clear what kind of oil is to be sold. अब यहाँ पे उसने ये तो बता दिया कि वो 100 लीटर ऑयल सेल कर रहा है बी को, लेकिन यहाँ पे उसकी काइंड क्लियर नहीं है कि विच काइंड ऑफ ऑयल जो उसने सेल करना है. सो द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी कि ये कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं था या फिर क्लियर एग्रीमेंट नहीं था. अनसर्टेनिटी की वजह से ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा. Okay, another example, A agrees to sell his horse to B for rupees 500 or 700. It is not clear which is the sale price. अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि उनकी सेल प्राइस क्या होगी, so the agreement is void. ऐसा एग्रीमेंट आपका void एग्रीमेंट कहलाएगा. Okay, now another type of the void agreement, and that is waggering agreement. Now wagger means a bet. कि आपकी वेगर क्या है, एक शर्त है, बेट है आपकी. अ वेगर इज एन एग्रीमेंट टू पे द मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट. कि वेगर क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसपे आप मनी पे कर रहे हैं या मनी की वर्थ को पे कर रहे हैं एक ऐसे इवेंट की फ्यूचर इवेंट पे जो कि होगा या नहीं होगा इन फ्यूचर, उस चीज पे आप एक बेट लगा रहे हैं. ईच ऑफ द पार्टी हैज द इक्वल चांस टू विन और लॉस द बेट. अब दोनों पार्टीज के पास इक्वल चांस है कि वो विन करें या फिर लॉस करें. द पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द एग्रीमेंट अदर देन द बेटिंग अमाउंट. अब जो पार्टीज हैं उनको एग्रीमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उनको उनकी बेट की अमाउंट पे इंटरेस्ट है, तो ऐसा एग्रीमेंट आपका वेगरिंग एग्रीमेंट कहलाए. Okay, now here we have some of the essentials of the wagger. अब कौन सी ऐसी essentials हैं जो कि आपके वेगरिंग एग्रीमेंट के लिए जरूरी है. The essentials of waggering agreement are as follow. Number 1, there must be a promise to pay the money or money is worth. waggering के लिए essential क्या चीज है कि वो एग्रीमेंट जिसमें आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मनी पे करेंगे या मनी की वर्थ पे करेंगे आप उसमें, तो ऐसा एग्रीमेंट आपका वेगरिंग एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल है ये. सेकंड वन, द प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. अब आपका जो प्रॉमिस है वो डिपेंड कर रहा है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट होने पर. ओके, थर्ड वन इज द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. कि आपका जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना लाजमी है. इफ वन पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ वेगर. कि अगर एक पार्टी का कंट्रोल है इस चीज पे कि वो आपके इवेंट को कंट्रोल कर सकती है,
आपके इवेंट के होने या ना होने को कंट्रोल कर सकती हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन आपकी बैगर के ट्रांजैक्शन में लाए नहीं करेगी। ओके, फोर्थ वन, वन पार्टी इज टू विन एंड अदर इज टू लूज, कि एक पार्टी को जीतना है और दूसरी को हारना है अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को लेके। इफ वन पार्टी विंस बट अदर डज नॉट लूज, सो इट इज नॉट अ वेगरिंग एग्रीमेंट, कि अगर एक पार्टी विन कर रही है और दूसरी लॉस नहीं कर रही, तो ये एग्रीमेंट आपका वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। फिफ्थ वन, द पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट, अब पार्टी को कोई इवेंट में इंटरेस्ट नहीं है। द पार्टीज शुड हैव इंटरेस्ट इन द बेटिंग अमाउंट ओनली, कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ बेट की अमाउंट में उनका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू पे ₹100 टू बी इफ इट रेन्स टुडे, कि अगर ए पे करेगा अमाउंट बी को ₹100, कि अगर आज बारिश होगी, इफ इट डजंट रेन बी विल पे ₹100 टू ए, कि अगर रेन नहीं होगी तो बी पे करेगा ए को। इट इज अ वेगरिंग एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट आपका वेगरिंग एग्रीमेंट कहलाए। ओके, नाउ द नेचर ऑफ वेगरिंग एग्रीमेंट। अब वेगरिंग एग्रीमेंट की नेचर क्या हो सकती है? वेगरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, कि जो भी वेगरिंग एग्रीमेंट्स हैं वो आपके वॉइड है, इनवैलिड है। In case of breach of such agreements, nothing can be recovered through the court under the section 30. कि वेगरिंग एग्रीमेंट जो है आपका इनवैलिड एग्रीमेंट है, अगर कोई भी एक पार्टी इस एग्रीमेंट में ब्रिज करती है अपने इस एग्रीमेंट को लेके, तो आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते थ्रू द कोर्ट। दिस इज अंडर द सेक्शन 30. Okay, now exceptions of the weathering agreement. An agreement to contribute to the payment of a prize of the value of ₹500 or more to the winners of any horse race is valid. अब वो यहाँ ये बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है जिसमें आपका ये वेगरिंग एग्रीमेंट वैलिड कहलाएगा। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपने एक प्राइस जो है अमाउंट फिक्स की है उस विनर के लिए जो कि इस रेस को विन करेगा, जो कि हॉर्स की रेस को विन करेगा, और ये अमाउंट उसी को दी जाएगी जो इसमें से विनर होगा, तो ऐसा आपका एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा। ओके, नाउ दिस इज द सिक्स्थ टाइप ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट contingent on impossible event. A contingent agreement depends upon the happening or non-happening of an uncertain event. कि आपका contingent agreement depend कर रहा है आपके uncertain event की happening और non-happening पे। Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens. क्या आपका contingent agreement क्या है कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे अपने impossible events को सामने देखते हुए, and the agreements are void, और ऐसा एग्रीमेंट आपका void agreement कहलाएगा। Whether the impossibility of event is known or not to the parties to the agreement at the time of formation under the section 36. Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible events happen are void. कि contingent agreement ये agreement है जिसमें आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे अपने impossible events को सामने देखते हुए, तो ऐसा agreement आपका void agreement होगा। Whether the impossibility of event is known or not to the parties to the agreement at the time of formation under the section 36. ओके, तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब आप एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन, जब आप अपना एग्रीमेंट बना रहे हैं, उस टाइम पे आपको इस इवेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पता, उस टाइम पे कि आपका ये इम्पॉसिबल इवेंट्स होगा इन फ्यूचर या नहीं होगा, अंडर द सेक्शन 36. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू पे ₹1000 टू बी इफ ही कैन रन एट 500 किलोमीटर पर आवर, कि ए ने बी को पे करना है 1000 रुपीज अगर वो 500 किलोमीटर पर आवर रन कर सकता है। द एग्रीमेंट इज वॉइड, तो ऐसा एग्रीमेंट उनका वॉइड एग्रीमेंट हो। ओके, अनदर एग्जांपल, ए एग्रीज टू पे ₹1000 टू बी इफ ही मैरीज एज डॉटर सी and C is not alive at the time of the agreement. Okay, A agrees to pay ₹1000 to B if he marries A's daughter C. C is not alive at the time of the agreement, so the agreement is void. तो ऐसा एग्रीमेंट भी उनका void agreement कहलाएगा। Okay, now this is the last type and that is agreement to do the impossible act. An agreement to do an act impossible in itself is void under the section 56 paragraph number 1. कैसा एग्रीमेंट आपका void एग्रीमेंट कहलाएगा जो कि इम्पॉसिबल एक्ट्स पे बेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद बी दैट ही विल डिस्कवर गोल्ड बाय मैजिक, कि इम्पॉसिबल एक्ट है जिसको लेके आप जिसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं।
सो दिस एग्रीमेंट इज void agreement. ऐसा एग्रीमेंट आपका void agreement कहलाएगा. Okay, now here we have some of the special cases that are related to the agreement to do impossible act. Number one, commercial transactions. These are the special cases. कि ये वो special cases हैं जो कि आपके impossible act से relate कर रहे हैं. Commercial transaction, an agreement where delivery of goods is to be given or taken at the future date is a valid contract. कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप गुड्स की गिवन और टेकन कर रहे हैं फ्यूचर डेट को सामने रखते हुए, तो ऐसा एग्रीमेंट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. बट एन एग्रीमेंट वेयर द डिफरेंस इन द मार्केट प्राइस इन फ्यूचर एंड द एग्रीड प्राइस एट द प्रेजेंट इज टू बी पेड इज अ वैगरिंग एग्रीमेंट. कि आपका जो फ्यूचर प्राइस है गुड्स की वो मार्केट में डिफरेंट है, लेकिन जिस टाइम पे आप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे आप अपनी प्रेजेंट अमाउंट उसको पे कर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट आपका वैगरिंग एग्रीमेंट में आएगा. ओके, नाउ सेकंड वन इज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. Insurance contracts are valid contract even through the payment of money depends on the happening of a future uncertain events. कि जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं क्योंकि आप जो पेमेंट जो आपकी मनी है वो डिपेंड कर रही है फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स पे. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वैगरिंग एग्रीमेंट बिकॉज इट हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड इज बेनिफिशियल टू द पब्लिक. ये इसलिए वैगरिंग एग्रीमेंट से डिफर कर रही है क्योंकि जो आपके इंटरेस्ट है वो इंश्योरेबल है और बेस्ड कर रहे हैं आपकी साइंटिफिक कैलकुलेशंस ऑफ रिस्क पर जो कि बेनिफिशियल है आपकी पब्लिक के लिए. तो ये एग्रीमेंट आपके वैगरिंग एग्रीमेंट से डिफरेंट कैटेगरी रखता है. ओके, नाउ एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट में हम थर्ड वन पढ़ते हैं जो कि है लॉटरी. अ लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस. द लॉटरी बिजनेस इज अ वैगरिंग ट्रांजैक्शन. सच अ बिजनेस इज इलीगल. तो ऐसा बिजनेस आपका इलीगल है क्योंकि जो लॉटरी का बिजनेस है वो आपकी वैगरिंग की ट्रांजैक्शन में आता है. If the lottery is authorized by the government, the person conducting the lottery will not be guilty of criminal offense. कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑथोराइज है तो उस टाइम पे वो क्रिमिनल ऑफेंस की गिल्टी में नहीं आएगा पर्सन. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज क्रॉस वर्ड पजल्स where prizes depends upon the chance. It is also the lottery and therefore a wagering ट्रांजेक्शन. तो ये भी एक लॉटरी की काइंड है, इसीलिए ये इसको हम वैगरिंग ट्रांजेक्शन ही कहेंगे. बट इफ द प्राइजेस डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स और इंटेलिजेंस इट इज अ वैलिड ट्रांजेक्शन. लेकिन अगर आपकी ये प्राइस डिपेंड कर रही है आपके स्किल्स पे और इंटेलिजेंस पे तो ऐसा आपका जो ट्रांजेक्शन होगी वो वैलिड ट्रांजेक्शन कहलाएगी. ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट को डिस्कस किया है. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.